कभी कभी किसी इंसान के करीब आने की वजह उसकी मुस्कान नहीं, बल्कि वो खामोशी होती है जिसमें हमारी नज़रें कुछ ऐसा पढ़ लेती हैं जो शायद सच होता ही नहीं। मेरी कहानी भी एक ऐसे ही दृश्य से शुरू हुई थी जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन उसका अर्थ अपने दिल से निकाल लिया था। उस शाम मैंने अद्वैत को एक बंद कमरे के दरवाजे पर सिया के बेहद करीब खड़े देखा था। सिया की आंखों में आंसू थे, अद्वैत का हाथ उसके कंधे पर था, और जैसे ही मेरी नज़र उन दोनों पर पड़ी, दोनों अचानक मेरी तरफ देखने लगे। उस एक पल में मुझे लगा जैसे मेरे भीतर किसी ने एक साथ 1000 सवाल जगा दिए हों। क्या अद्वैत वही इंसान था जिस पर मैं धीरे धीरे भरोसा करने लगी थी, या फिर मेरी जिंदगी में आया ये रिश्ता भी किसी ऐसे सच को छिपाए बैठा था जिसे जानने के बाद मेरे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा? तब मुझे नहीं पता था कि जिस दृश्य को देखकर मैंने अपने मन में एक पूरी कहानी बना ली थी, उसी दृश्य के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी थी जो आने वाले दिनों में मेरे और अद्वैत के रिश्ते की दिशा ही बदल देने वाली थी। मेरा नाम नैना शर्मा है और उस समय मैं शहर की सबसे पुरानी आर्किटेक्चर फर्म में काम करती थी। मेरे लिए नौकरी सिर्फ रोजी रोटी का साधन नहीं थी, बल्कि मेरे पिता के उस सपने का हिस्सा थी जिसे उन्होंने अपनी सीमित आय के बावजूद मेरे भीतर बचाकर रखा था। हमारी जिंदगी बहुत साधारण थी। पापा सरकारी विभाग में काम करते थे, माँ घर संभालती थी और मैं उनकी इकलौती बेटी थी। हमारे घर में बड़े बड़े सपने जरूर थे, लेकिन उन्हें पूरा करने के रास्ते हमेशा छोटे और कठिन रहे। शायद इसी वजह से मैंने बचपन से एक बात सीखी थी कि किसी के पैसे या रुतबे से प्रभावित होने के बजाय उसके व्यवहार को देखना चाहिए। इसी सोच के कारण मेरी पहली मुलाकात अद्वैत मल्होत्रा से बिल्कुल अच्छी नहीं रही। वह हमारी कंपनी के सबसे बड़े क्लाइंट का बेटा था और अपने पिता की कंपनी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालता था। लंबा कद, गंभीर चेहरा, कम बोलने की आदत और हर बात को बेहद सीधे तरीके से कहने का अंदाज। पहली नज़र में मुझे उसमें अपनापन कम और अहंकार ज्यादा दिखाई दिया। हम दोनों को शहर के पुराने हिस्से में स्थित एक ऐतिहासिक हवेली के पुनर्निर्माण का प्रोजेक्ट मिला था। वो हवेली कई वर्षों से बंद पड़ी थी और नगर प्रशासन उसे सांस्कृतिक केंद्र में बदलना चाहता था। मेरी टीम डिजाइन और संरक्षण पर काम कर रही थी, जबकि अद्वैत की कंपनी पूरे प्रोजेक्ट का प्रबंधन कर रही थी। पहली बैठक में ही हमारी बहस हो गई। मैंने कहा कि पुराने ढांचे को बचाने के लिए कुछ फैसलों में समय लगाना जरूरी है, जबकि अद्वैत ने अपनी फाइल बंद करते हुए कहा कि समय की कीमत सिर्फ वही समझता है जिसे हर दिन किसी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। मुझे उसका जवाब चुभ गया। मैंने भी साफ कह दिया कि पैसा खर्च करके इमारत खड़ी करना आसान है, लेकिन उसके इतिहास को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। कमरे में बैठे बाकी लोग चुप हो गए थे। अद्वैत ने मेरी तरफ कुछ सेकंड देखा और फिर सिर्फ इतना कहा, ठीक है, देखते हैं आपकी सोच इस प्रोजेक्ट को कितना आगे ले जाती है। उस दिन मुझे लगा था कि ये आदमी मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल सहकर्मी बनने वाला है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में मेरी राय बदलने लगी। मैंने देखा कि वो कर्मचारियों के साथ कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। रात देर तक काम करने वाले कर्मचारियों के लिए वो खुद खाना मंगवाता था और किसी की परेशानी सामने आने पर बिना दिखावे की मदद करता था। एक दिन भारी बारिश के कारण साइट पर काम रुक गया था। मैं फाइलें लेकर अकेली खड़ी थी और बाहर निकलने का रास्ता पानी से भर चुका था। अद्वैत ने बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी मेरे पास भेज दी। मैंने उससे पूछा भी कि वो खुद क्यों नहीं आया, तो उसने सहजता से कहा, क्योंकि आप यहाँ काम करने आई हैं, किसी मुसीबत में फंसने के लिए नहीं। उस दिन पहली बार उसके कठोर चेहरे के पीछे छिपी संवेदनशीलता दिखाई दी। फिर न जाने कब हमारी बहसों में तकरार कम और बातचीत ज्यादा होने लगी। वो मेरी राय पूछता, मैं उसके फैसलों पर सवाल करती और दोनों फिर घंटों एक ही नक्शे पर बहस करते रहते। हमारे बीच कोई रिश्ता नाम से नहीं था, लेकिन एक अनकहा भरोसा जरूर बनने लगा था। शायद इसी बदलाव से मुझे डर लगने लगा था। मुझे एहसास होने लगा था कि अद्वैत की मौजूदगी मेरे लिए सामान्य नहीं रह गई है। वो ऑफिस में दिखाई नहीं देता तो मेरा ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ चला जाता। उसकी आवाज़ सुनते ही मेरी बेचैनी कम हो जाती, और जब वो किसी बात पर मेरी तारीफ करता तो मैं बाकी पूरे दिन उसी एक वाक्य को याद करती रहती। लेकिन मैंने अपने मन को समझा रखा था कि ये सिर्फ सम्मान है, शायद काम के दौरान बनी अच्छी समझ है। मैं अपने दिल को किसी ऐसे रिश्ते का नाम नहीं देना चाहती थी जिसकी कोई मंजिल मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। उसी समय मेरी जिंदगी में कबीर फिर लौट आया। वो मेरा कॉलेज का पुराना दोस्त था और कई वर्षों बाद शहर वापस आया था। उसके पिता की तबीयत खराब थी और वह कुछ महीनों के लिए यहाँ रहने वाला था। कबीर मुझे हमेशा से एक अच्छे दोस्त की तरह समझता था। वो मेरे घर आता, पापा से बातें करता और कभी कभी ऑफिस के बाद मुझे घर तक छोड़ देता। अद्वैत ने पहली बार उसे मेरे साथ देखा तो उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं आया, लेकिन उसकी चुप्पी पहले से ज्यादा गहरी हो गई। अगले दिन उसने एक जरूरी मीटिंग में मुझे बुलाकर सिर्फ इतना कहा, अगर आपको काम के अलावा किसी और चीज के लिए समय चाहिए तो बता दीजिए, मैं प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी किसी और को दे दूंगा। मैं उसके शब्दों का मतलब समझ नहीं पाई। मैंने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?
उसने मेरी तरफ देखा और कहा, कुछ नहीं। मुझे लगा आप व्यस्त रहती हैं। उसका जवाब साधारण था, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जिसे मैं पढ़ नहीं सकी। फिर एक शाम वही हुआ जिसने हमारे बीच पैदा हुए भरोसे को पहली बार हिला दिया। मैं प्रोजेक्ट की एक जरूरी फाइल लेकर अद्वैत के पुराने ऑफिस पहुंची। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से सिया की आवाज आ रही थी। सिया अद्वैत की बचपन की दोस्त थी और उसके परिवार से भी काफी करीब थी। मैंने दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसे कहते सुना, अगर नैना को सच पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। मेरे कदम वहीं रुक गए। अगले ही पल अद्वैत की आवाज आई, अभी उसे बताना ठीक नहीं होगा। मेरा दिल जैसे एक पल को रुक गया। मैं बिना आवाज किए पीछे हट गई। मुझे लगा कि शायद मेरी जिंदगी में जिस भरोसे की नींव बन रही थी उसके नीचे कोई ऐसा राज छिपा है जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैंने उस दिन अद्वैत से बात नहीं की। उसने कई बार फोन किया, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। अगले दिन ऑफिस में उसने मेरे सामने आकर पूछा, आप मुझसे नाराज हैं? मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, नहीं, बस अब मैं कुछ चीजों को समझने की कोशिश कर रही हूं। वो मेरी बात सुनकर कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, हर दिखाई देने वाली चीज वैसी नहीं होती जैसी नजर आती है। उसके इस जवाब ने मेरे शक को और गहरा कर दिया। मैंने पलट कर कहा, और हर छिपी हुई चीज गलत भी नहीं होती, है ना? उसने मुझे देखा जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर चुप हो गया। उस दिन के बाद हमारे बीच एक अजीब दूरी आ गई। मैं उससे बचने लगी और वो मुझे रोकने की कोशिश नहीं करता था, मगर जितना मैं उससे दूर रहने की कोशिश करती उतना ही उसका ख्याल मेरे भीतर जगह बनाता जाता। मुझे उसकी चिंता होने लगी थी, लेकिन अपने ही सवालों से मैं उसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ अद्वैत भी शायद कुछ छिपा रहा था। वो कभी कभी मुझे दूर से देखता, फिर नजरें फेर लेता। एक दिन मैंने उसे कबीर के साथ बात करते देखा। कबीर ने जाते समय मेरे कंधे पर हाथ रखा और अद्वैत की नज़र उस पर पड़ गई। उसके चेहरे की कठोरता देखकर मुझे पहली बार महसूस हुआ कि शायद सिर्फ मैं ही शक नहीं कर रही थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सिया ने उस शाम अद्वैत से जो बात कही थी वो मेरे बारे में नहीं, बल्कि मेरे परिवार से जुड़े एक पुराने राज के बारे में थी। और उस राज का संबंध मेरे पिता के उस फैसले से था जिसे उन्होंने वर्षों से मुझसे छिपा रखा था। अद्वैत उस सच को जान चुका था, मगर मेरी जिंदगी में अचानक तूफान खड़ा ना हो जाए इसलिए वो उसे मुझसे छिपा रहा था। मैं ये नहीं जानती थी। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मेरे दिल में अद्वैत के लिए जो भाव धीरे धीरे जन्म ले रहे थे, अब उनमें प्यार से ज्यादा डर शामिल हो गया था। और सबसे अजीब बात यह थी कि मैं उससे दूर जाना चाहती थी, लेकिन जब वो मेरे सामने नहीं होता था तो मेरा मन उसी को खोजता था। मुझे तब क्या पता था कि आने वाले दिनों में एक ऐसा दृश्य मेरी आंखों के सामने आने वाला है जो मेरे सारे शक को सच जैसा बना देगा। और उसी दृश्य के बाद मुझे ये तय करना होगा कि मैं अद्वैत पर भरोसा करूं या अपने डर पर। उस रात के बाद मेरे भीतर कुछ बदल गया था। आरव के साथ बिताए हुए कुछ पल, जो दूसरों की नज़र में शायद किसी छिपे हुए रिश्ते की कहानी लग सकते थे, मेरे लिए अब भी एक अधूरी सफाई की तरह थे। मैं जानती थी कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी जब भी उसकी आंखों में मेरे लिए ठहरती हुई वो बेचैनी दिखाई देती, मेरा दिल अनजाने में सवाल करने लगता, क्या वो भी वही महसूस करने लगा है जिसे मैं खुद से छिपाने की कोशिश कर रही हूँ? सबसे मुश्किल बात ये थी कि घर की दीवारों के भीतर अब सिर्फ हमारी बातें नहीं बल्कि हमारी खामोशियां भी सुनी जाने लगी थीं। सासू माँ की बदलती निगाहें, देवरानी की आधी अधूरी मुस्कान और मेरे पति निखिल का अचानक जरूरत से ज्यादा चुप हो जाना मुझे भीतर तक परेशान करने लगा था। मुझे डर था कि कहीं एक गलत समझा गया दृश्य उस भरोसे को न तोड़ दे जिसे बचाने के लिए मैं हर दिन अपने ही दिल से लड़ रही थी। अगली सुबह मैं रसोई में चाय बना रही थी, तभी पीछे से निखिल की आवाज आई, तुम कल रात आरव के कमरे में क्यों गई थी? मेरे हाथ में पकड़ा चम्मच वहीं रुक गया। मैंने पलटकर उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि ऐसा सवाल था जिसमें जवाब से ज्यादा किसी आशंका का भार था। मैंने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि उसकी माँ की दवाइयों की रिपोर्ट आई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर ने क्या लिखा है। मैंने बस उसे समझाया था। निखिल कुछ क्षण तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, बस इतना ही? उसके उस एक शब्द ने मेरे भीतर जाने कितनी गांठें खोल दी। मैंने चाहा कि मैं तुरंत कह दूं कि हाँ, बस इतना ही था, लेकिन तभी मुझे पिछली रात का वो दृश्य याद आ गया जब आरव ने मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि अगर मैंने उसकी माँ को सच नहीं बताया तो वो टूट जाएगा। वो स्पर्श भी किसी गलत भावना से नहीं, बल्कि उस क्षण की घबराहट से पैदा हुआ था। मगर बाहर से देखने वाले को क्या दिखाई देता? यही तो मेरी परेशानी थी। मैंने निखिल को सब कुछ बताना चाहा, लेकिन तभी सासू माँ की आवाज आ गई और बात वहीं रुक गई। वो कमरे में आई, मेरी तरफ देखा और फिर निखिल से बोली, बेटा, कुछ बातें घर के बड़े बुजुर्गों के सामने ही सुलझती हैं। हर चीज पत्नी से पूछना जरूरी नहीं होता। उनके शब्द साधारण थे, मगर उनमें छिपा संकेत मेरे दिल को चुभ गया। मैं समझ गई कि घर में बात सिर्फ निखिल तक नहीं पहुंची थी। शायद किसी ने उस रात हमें साथ देख लिया था।
मैं चुपचाप चाय के कप रखने लगी, लेकिन मेरी उंगलियां कांप रही थीं। तभी मेरी नज़र दरवाजे के पास खड़े आरव पर पड़ी। वो कुछ कहना चाहता था, मगर घर का माहौल देखकर रुक गया। हमारी आंखें मिलीं और अगले ही पल उसने नज़रें झुका लीं। पता नहीं क्यों, उस एक क्षण में मेरे भीतर एक अजीब सी टीस उठी। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि किसी निर्दोष रिश्ते को बचाने के लिए भी कभी कभी दो लोगों को एक दूसरे से दूरी बनानी पड़ती है। उस दिन मैंने खुद को आरव से दूर रखने का फैसला कर लिया। मैंने तय किया कि अब उसके किसी काम में सीधे मदद नहीं करूंगी, उसके कमरे के पास भी नहीं जाऊंगी और कोशिश करूंगी कि हमारी कोई ऐसी बातचीत ना हो जिसे कोई अपने मन से कोई और अर्थ दे सके। लेकिन दिल पर पहरा लगाना उतना आसान नहीं होता जितना दरवाजे पर। शाम को जब मैं छत पर कपड़े सुखाने गई, आरव पहले से वहां खड़ा था। उसने मुझे देखते ही कहा, आप मुझसे नाराज हैं? मैंने नजरें फेरते हुए कहा, नहीं। वो हल्का सा मुस्कुराया, तो फिर मुझसे दूर क्यों भाग रही हैं? मैं कुछ नहीं बोली। उसने फिर धीमे स्वर में कहा, अगर मेरी वजह से आपके घर में कोई गलतफहमी हुई है तो मैं सबके सामने सच बता दूंगा। मैंने पहली बार उसकी आंखों में वो दृढ़ता देखी जो सिर्फ किसी रिश्ते को बचाने की चाह रखने वाले इंसान में होती है। मैंने कहा, सच बोलना आसान है आरव, लेकिन लोग सच सुनना चाहते हों तब ना। वो कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, लेकिन अगर कोई एक इंसान तो मुझ पर भरोसा करे तो मैं बाकी दुनिया से लड़ सकता हूँ। उसके शब्द मेरे भीतर उतर गए। मुझे समझ नहीं आया कि वो सिर्फ मेरे विश्वास की बात कर रहा था या उसके पीछे कोई और भावना भी थी। तभी नीचे से निखिल ने मुझे आवाज दी। मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ी तो आरव ने मेरा रास्ता नहीं रोका, बस इतना कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको किसी मुश्किल में नहीं पड़ने दूंगा। मैंने पीछे मुड़कर उसे देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी सच्चाई थी जिसे झुठलाना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन उसी पल मेरे भीतर एक और सवाल उठा, अगर वो सचमुच मेरे लिए इतना सोचता है तो क्यों? मैं खुद से पूछने लगी कि क्या मैं उसके व्यवहार को सिर्फ मासूमियत समझ रही हूँ क्योंकि मेरा मन भी अब उसके प्रति कुछ महसूस करने लगा है। ये सवाल इतना डरावना था कि मैंने तुरंत खुद को रोक दिया। मैं शादीशुदा थी, अपने परिवार से जुड़ी थी और मेरे लिए रिश्तों की मर्यादा सबसे ऊपर थी। फिर भी ये भी सच था कि आरव की चिंता मेरे मन को उस तरह छूने लगी थी जैसे लंबे समय से सूखे हुए मन पर अचानक बारिश की पहली बूंद पड़ती है। अगले कुछ दिनों तक घर का माहौल और भी अजीब रहा। निखिल मुझसे सामान्य बातें करता, लेकिन उसकी आंखों में वही सवाल बना रहता। एक शाम वो ऑफिस से लौटकर सीधे मेरे पास आया और बोला, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं घबरा गई। उसने कहा, मैंने तुम्हें और आरव को उस दिन छत पर बात करते देखा था। मेरे चेहरे का रंग बदल गया। मैंने तुरंत कहा, हम सिर्फ बात कर रहे थे। वो कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, मैं जानता हूँ। मैं हैरान रह गई। उसने आगे कहा, लेकिन मुझे डर इस बात का नहीं कि तुम दोनों के बीच कुछ है। डर इस बात का है कि कहीं लोग ऐसी बातें बनाकर हमारे परिवार को तोड़ न दें। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने पूछा, तो फिर तुम मुझ पर शक क्यों करते हो? उसने मेरी तरफ देखा और धीमे से कहा, क्योंकि मैं तुम्हें खोने से डरता हूं। उस पल मेरे भीतर जैसे कोई भारी पत्थर टूटकर गिर गया। मुझे समझ आया कि कई बार शक प्यार की कमी से नहीं बल्कि खो देने के डर से जन्म लेता है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। उसी रात मुझे अपने कमरे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं दरवाजे तक गई तो वहां कोई नहीं था। जमीन पर एक छोटा सा कागज पड़ा था। मैंने उसे उठाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिसे तुम अपना समझ रही हो वो तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों के नीचे की जमीन खींच ली हो। मैं तुरंत सोचने लगी कि ये संदेश मेरे लिए था या आरव के लिए, और अगर मेरे लिए था तो किसके बारे में? निखिल, आरव, या घर में कोई तीसरा व्यक्ति जो पिछले कई दिनों से हमारी हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। मैंने वो कागज अपनी मुट्ठी में दबा लिया। तभी फोन पर एक संदेश आया। नंबर अनजान था। संदेश में सिर्फ इतना लिखा था, कल शाम पुराने स्टोर रूम में आना, तुम्हें उस रात की पूरी सच्चाई दिखाई जाएगी। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं पूरी रात सो नहीं पाई। अगली शाम जब मैं स्टोर रूम के पास पहुंची तो दरवाजा आधा खुला था। भीतर हल्की रोशनी थी। मैंने दरवाजा धीरे से धकेला और जैसे ही अंदर कदम रखा, सामने रखी मेज पर वही तस्वीर पड़ी थी जिसे मैंने कुछ दिन पहले आरव के हाथ में देखा था। लेकिन तस्वीर के पीछे इस बार एक नई तारीख लिखी थी, वही तारीख जिस रात से मेरे और आरव के बारे में घर में शक शुरू हुआ था। मैंने तस्वीर उठाई ही थी कि पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। मैं घबराकर पलटी। सामने आरव खड़ा था। उसके चेहरे पर भी वही हैरानी थी जो शायद मेरे चेहरे पर थी। उसने कहा, आपको भी संदेश आया था? मैंने सिर हिलाया। कुछ क्षण हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसने तस्वीर की ओर इशारा करके कहा, अब मुझे समझ आ रहा है कि कोई हमें जानबूझकर फंसा रहा है। मैंने पूछा, लेकिन क्यों? उसने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि इस घर में सिर्फ गलतफहमी नहीं है, कोई ऐसा राज है जिसे हमसे छिपाया जा रहा है।
उसकी बात सुनकर मेरे भीतर डर और जिज्ञासा दोनों जाग उठे। तभी स्टोर रूम के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। आरव ने तुरंत मुझे पीछे हटने का इशारा किया। दरवाजा खुलने से पहले ही हमने खुद को अलमारी की आड़ में छिपा लिया। अगले ही पल कोई अंदर आया। मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुनते ही मेरी सांस जैसे थम गई। वो घर का वही इंसान था जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, और उसके हाथ में वही कागज था जिसकी एक प्रति मेरे कमरे के बाहर मिली थी। उस क्षण मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जिस शक ने मेरे और निखिल के बीच दूरी पैदा की थी, शायद वो किसी और के लिए सिर्फ एक चाल थी, और उस चाल के पीछे छिपा सच हमारे पूरे परिवार की नींव हिला सकता था। दरवाजा खुलते ही स्टोर रूम में खड़े उस व्यक्ति की परछाई साफ दिखाई देने लगी। वो कोई बाहर का आदमी नहीं था, बल्कि घर का ही करीबी सदस्य था, जिस पर सभी आंख मूंदकर भरोसा करते थे। आरव और नायिका अलमारी की आड़ में बिल्कुल शांत खड़े रहे। उस व्यक्ति ने मेज पर रखी तस्वीर उठाई, उसके पीछे कुछ खोजा और फिर धीमे स्वर में खुद से बोला, अगर ये तस्वीर सही हाथों में पहुंच गई तो सब खत्म हो जाएगा। इतना सुनते ही नायिका के मन में जैसे बिजली सी कौंध गई। अब उसे समझ आने लगा था कि पिछले कई दिनों से उसके और आरव के बीच पैदा की जा रही गलतफहमियां कोई संयोग नहीं थीं। किसी ने जानबूझकर ऐसे दृश्य पैदा किए थे जिनका आधा सच देखकर बाकी आधा सच लोगों की कल्पना पर छोड़ दिया जाए। तभी उस व्यक्ति के फोन की घंटी बज उठी। उसने धीमे स्वर में कहा, हाँ, दोनों के बीच शक काफी बढ़ चुका है, बस थोड़ा और इंतजार करो। ये सुनकर नायिका की आंखें फैल गईं। आरव ने उसे शांत रहने का संकेत किया। कुछ देर बाद वो व्यक्ति बाहर चला गया और दरवाजा बंद हो गया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, मगर इस बार वो सन्नाटा डर का नहीं, सच के करीब पहुंचने का था। आरव ने मेज पर पड़ी तस्वीर उठाई और ध्यान से देखने लगा। तस्वीर में परिवार के एक पुराने समारोह का दृश्य था, लेकिन उसके पीछे लिखी तारीख वही थी जिस दिन घर के पुराने कारोबार से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया गया था। तस्वीर के कोने में एक व्यक्ति का चेहरा आधा दिखाई दे रहा था। नायिका ने तस्वीर देखते ही उसे पहचान लिया। वो उसके ससुर के पुराने व्यापारिक साझेदार का आदमी था, जो कुछ वर्षों पहले अचानक घर आना बंद कर चुका था। धीरे धीरे पूरी कर जुड़ने लगी। परिवार की संपत्ति और पुराने व्यापार से जुड़ा एक दस्तावेज गायब था, और किसी को डर था कि अगर वो दस्तावेज सामने आ गया तो कई साल पुराना धोखा उजागर हो जाएगा। आरव की मां को उसी दस्तावेज के बारे में कुछ पता था, इसलिए उन्हें लगातार दबाव में रखा जा रहा था। आरव ने अपनी मां को बचाने के लिए चुपचाप सबूत जुटाने शुरू किए थे। नायिका ने जब उसकी मदद की थी, उसी किसी ने तोड़ मरोड़ कर ऐसा रूप दे दिया कि घर में दोनों के रिश्ते पर शक होने लगा। अब वह पुराना गलत दृश्य भी साफ होने लगा था। जिस रात नायिका आरव के कमरे में गई थी, वो वास्तव में उसकी मां की जरूरी रिपोर्ट लेकर गई थी। उसी समय आरव ने घबराहट में उसका हाथ पकड़ लिया था, क्योंकि रिपोर्ट में ऐसी जानकारी थी जिसे देखकर वो परेशान हो गया था। बाहर से देखने वाले को वो क्षण कुछ और लग सकता था, लेकिन उसके पीछे केवल चिंता और परेशानी थी। फिर छत पर हुई बातचीत भी उसी सच्चाई से जुड़ी थी। आरव नायिका से इसलिए दूरी बनाने की बात कर रहा था क्योंकि उसे डर था कि उसकी वजह से नायिका के वैवाहिक जीवन में कोई दरार न आ जाए। मगर किसी ने उन दोनों की बातचीत के कुछ हिस्से जानबूझकर दूसरों तक पहुंचाए और हर बार आधी बात बताकर संदेह को और गहरा किया। नायिका के मन में पहली बार ये एहसास आया कि कई बार इंसान जिस रिश्ते से बचने की कोशिश करता है, उसी रिश्ते को बचाने के लिए वो अनजाने में सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहा होता है। अगली सुबह दोनों ने निखिल को पूरी बात बता दी। शुरुआत में वह स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर पछतावे की गहरी छाया थी। उसने नायिका की ओर देखकर कहा, मैंने तुम्हारी आंखों में सच देखा था, लेकिन अपने डर को उस सच से बड़ा बना दिया। नायिका की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने बस इतना कहा, शक जब दिल में जगह बना लेता है तो सामने खड़ा सच भी छोटा दिखाई देने लगता है। निखिल ने आरव की ओर देखा और पहली बार उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुमने मेरी पत्नी की मदद की और मैं तुम्हें गलत समझता रहा, मुझे माफ करना। आरव ने सिर झुकाकर कहा, गलती सिर्फ आपकी नहीं थी, हालात ही ऐसे बनाए गए थे। उस क्षण घर के भीतर महीनों से जमा तनाव जैसे धीरे धीरे पिघलने लगा, लेकिन असली सच सामने लाना अभी बाकी था। परिवार के सामने सबूत रखे गए और उस व्यक्ति की साजिश भी उजागर हुई, जिसने तस्वीरों, अधूरे संदेशों और गलत समय पर पैदा किए गए दृश्यों का इस्तेमाल करके सबको भ्रमित किया था। उसका उद्देश्य परिवार को आपस में लड़ाकर पुराने दस्तावेज अपने कब्जे में लेना था। पुलिस और कानूनी कार्रवाई के बाद मामला धीरे धीरे शांत हुआ। घर में फिर से बातचीत शुरू हुई, मगर इस पूरे घटनाक्रम ने नायिका और आरव दोनों को भीतर से बदल दिया था। उन्हें ये समझ आ गया था कि उनके बीच जो भावनात्मक लगाव पैदा हुआ था, वो किसी गलत इरादे से नहीं, बल्कि लगातार एक दूसरे का साथ देते हुए जन्मा था। फिर भी दोनों ने अपनी मर्यादा और परिवार की सीमाओं को समझते हुए अपने कदम सोच समझकर आगे बढ़ाए। समय बीतता गया।
कुछ महीनों बाद परिवार में एक और खुशी का अवसर आया। पुराने विवाद खत्म हो चुके थे और सभी रिश्तों में पहले से कहीं अधिक विश्वास था। उसी शाम आरव ने नायिका से कहा, कुछ रिश्ते नाम पाने से पहले ही बहुत गहरे हो जाते हैं, लेकिन उन्हें सही दिशा देना जरूरी होता है। नायिका मुस्कुराई। उसने जवाब दिया, और कुछ रिश्ते गलत फहमी से टूटने के बजाय सच सामने आने पर और मजबूत हो जाते हैं। दोनों के बीच वो सुकून था जिसमें किसी जल्दबाजी की जरूरत नहीं थी। जो भावनाएं कभी शक और डर के बीच दब गई थीं, अब सम्मान और विश्वास के उजाले में साफ दिखाई दे रही थीं। आखिरकार परिवार ने भी उस सच्चाई को स्वीकार कर लिया कि प्रेम केवल आकर्षण का नाम नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, सम्मान और विश्वास का नाम है। नायिका के जीवन में उसका वैवाहिक रिश्ता अपनी जगह सुरक्षित रहा और आरव के लिए भी परिवार ने ऐसा रास्ता चुना जिसमें किसी रिश्ते की मर्यादा आहत न हो। वर्षों से उलझे रिश्तों की गांठें खुली तो घर फिर से हंसी से भर गया। आखिरी शाम जब पूरा परिवार आंगन में बैठा था, नायिका ने चारों ओर देखा और मन ही मन सोचा कि कुछ कहानियां इसलिए खूबसूरत नहीं होती कि उनमें कभी शक नहीं आता, बल्कि इसलिए खूबसूरत होती हैं क्योंकि शक के अंधेरे के बाद भी सच का उजाला रिश्तों को बचा लेता है। उस दिन किसी के मन में कोई छिपा हुआ डर नहीं था, कोई अधूरा सवाल नहीं था। सिर्फ विश्वास था, परिवार था और वो प्रेम था जिसने तमाम गलतफहमियों से गुजरकर आखिरकार अपनी सही जगह पाली थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।